स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को देंगे 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। गंगा नदी पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का करेंगे उद्घाटन। नई ट्रेन सेवाओं को भी दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को देंगे 5,200 करोड़ रुपए की विकास की सौगात। कोलकाता में 3 मेट्रो लाइन की करेंगे शुरुआत। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच करेंगे रैली। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। कहा, ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर रहने वाले 65 लाख लोगों की सूची हुई सार्वजनिक। आधार कार्ड को भी दी गई मान्यता। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा आदेश। पिछले आदेश में कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। और जीएसटी काउंसिल के मंत्री समूह ने 5% और 18% के 2 स्लैब जीएसटी के प्रस्ताव को किया मंजूर। अंतिम निर्णय के लिए अगले महीने होगी परिषद की बैठक। सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसमें ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन शामिल है। ये पुल मोकामा और बेगूसराय को जोड़ेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान हो जाएगा। कनेक्टिविटी में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी मोकामा के ओंटा से सिमरिया बेगूसराय पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गंगा नदी पर 1,870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल भी शामिल है। ये पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा। ये पुल केवल देखने में जापान जैसा नहीं लगता है, बल्कि मेरी जानकारी में देश में गंगा पर पहला 6 लेन पुल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017-18 में इसका शिलान्यास किया और अभी इसका उद्घाटन हो रहा है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को और पूरे इधर उत्तर प्रदेश कहें या दिल्ली सबको जोड़ने वाला ये पुल है। ये पुल पुराने 2 लेन वाले जर्जर रेल सह सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है, जिसकी हालत खराब होने के कारण भारी वाहनों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। ये नया पुल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों के बीच आवागमन करने वाले भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त दूरी की यात्रा को कम करेगा। इससे क्षेत्र के अन्य हिस्सों में वाहनों को रास्ता बदलने के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को भी कम करने में मदद मिलेगी। बहुत फायदा है। पहले तो उस पर से जाते थे पुराना वाला ब्रिज से, तो जाम बहुत ज्यादा लगता था। अब तो हम लोग को इसमें अच्छा दिख रहा है सब कुछ। अब ही फायदा है कि अब सुविधा है कि आने जाने में सही है। काफी अच्छा लग रहा है और हम कहते हैं कि मोदी जी इसी तरह से हमारे बेगूसराय को कुछ देते जाएं। काफी अच्छा चीज दिए हैं बेगूसराय के लिए, भारी लाभ पहुंचाया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुल के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों विशेषकर उत्तर बिहार में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो आवश्यक कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दक्षिण बिहार और झारखंड पर निर्भर हैं। इससे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सिमरिया धाम तक बेहतर संपर्क सुविधा भी उपलब्ध होगी, जो प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर की जन्म स्थली भी है। निश्चित तौर पर संत का जहाँ सुहागमन होता है, तो ये केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, विशुद्ध संत भी, तो सर्वांगीण विकास यहाँ होना ही है। प्रधानमंत्री लगभग 1,900 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के बख्तियारपुर से मोकामा तक 4 लेन वाले खंड का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी, यात्रा में समय कम लगेगा और यात्रियों के आवागमन और माल ढुलाई में आसानी होगी। गंगा पर बने इस 6 लेन ब्रिज ने कहीं न कहीं बिहार की तरक्की की इबारत लिखनी शुरू कर दी है, क्योंकि न सिर्फ यह ब्रिज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा, बल्कि
पूर्वोत्तर के राज्यों तक इस ब्रिज की पहुंच होगी, जिससे उद्योग, व्यापार, धंधे जहां सर चढ़कर बोलेंगे, वहीं नेपाल तक की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। कैमरामैन राधे कृष्ण और अपने सहयोगी निश्चल के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, सिमरिया, बेगूसराय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के गयाजी में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जलापूर्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गयाजी पहुंचेंगे 13,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के उपहार के साथ। राज्य में बिजली क्षेत्र से जुड़े इंफ्रा को मजबूत करते हुए पीएम बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इससे बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे बिजली की बढ़ती मांग के अनुसार आपूर्ति में मदद मिलेगी। बिहार की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में बक्सर थर्मल पावर प्लांट को अहम माना जा रहा है। इससे राज्य को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। 1320 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी है और 660 के 2 यूनिट्स हैं। इसकी जो लागत है अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ के आसपास है और इससे जो बिजली पैदा होगी अराउंड 9850 मिलियन यूनिट्स रहेगी, जिसकी 85% जो पावर है वो बिहार सरकार को जाएगी। पीएम नई रेल सेवाओं का उपहार भी देने जा रहे हैं। पीएम 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन सेवा शामिल है। बौद्ध सर्किट ट्रेन सेवा से प्रमुख बौद्ध स्थलों में पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। पीएम कय्यन ने विकास परियोजनाओं की शुरुआत के साथ साथ एक विशाल जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन मगध की धरती गयाजी पर होने जा रहा है। यहाँ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, सड़क, रेलवे, आवास, ग्रामीण एवं शहरी अवसंरचना, कैंसर केयर और एकीकृत नदी संरक्षण परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, फ्लैग ऑफ एवं गृह प्रवेश किया जाएगा। कैमरामैन विनोद के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, गयाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर एलजेपी नेता और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार से प्रधानमंत्री का खासा लगाव है। पासवान ने आगे कहा कि विकसित बिहार प्रधानमंत्री का सपना है। बिहार प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है और बिहार में बार बार उनका आना, ये मुझे लगता है शायद 9वीं बार पिछले 1 साल में, जब से केंद्र में 3री बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, 9वीं बार उनका बिहार आना अपने में दर्शाता है कि एक विकसित बिहार का संकल्प प्रधानमंत्री जी के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि आज पश्चिम बंगाल के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के बाद कोलकाता में होंगे, जहां वो 5,200 करोड़ रुपए से अधिक के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित शहरी संपर्क के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया जाएगा और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा। पीएम मोदी जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन जाएंगे, जहां वो जेसोर रोड से नुआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो सियालदा एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वेस्ट बंगाल का अर्बन से जो लोग आते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल। हम लोग तो ठीक है, चलिए पर्सनल कन्वीनियंस ऑटो वगैरह में निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग जो आते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये लोग पहुंच जाएगा इधर से उधर। इधर से तो बस में जाना बहुत टाइम लगता है, अभी तो टाइम भी कम लगेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत दिन का सपना है, और जो हो रहा है ना वो अच्छा हो रहा है और भी होगा सामने, इसलिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जनाता है। ये तो हम लोग का खूब शुभकामना है, मोदी जी आ रहे हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हम लोग को लिए खूब शुभ बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5200 करोड़ की सौगातें देने आ रहे हैं, जिसमें रोड कनेक्टिविटी से लेकर मेट्रो परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिटी ऑफ जॉय को और भी आनंदमय बनाने वाला है।
क्षेत्र में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। ये हावड़ा, आसपास के ग्रामीण इलाकों और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। तापस भट्टाचार्य और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने एनडीए सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक की। बैठक में भाजपा सांसद कंगना रनौत, रेखा शर्मा, किरण चौधरी और कमलजीत सहरावत समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि राधाकृष्णन ने जमीन से जुड़े कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। वो हमेशा पार्टी और देश के लिए समर्पित रहे हैं। लोकसभा के सांसद के रूप में, गवर्नर के रूप में और एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में एक बहुत लंबा कैरियर अभी हमारे होने वाले उपराष्ट्रपति जी, बल्कि मैं तो कहूंगी कि हो चुके उपराष्ट्रपति जी का है। और जमीन से जुड़कर जो इन्होंने काम किया है और लगातार पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं, देश के लिए समर्पित रहे हैं, तो ये बहुत स्वागत योग्य है कि उनको आज हम उपराष्ट्रपति के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मिलने आए हैं और वो बहुत जल्दी भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि स्ट्रीट डॉग्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच का फैसला आया है। जी हां, कोर्ट ने सभी राज्यों को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां 2 जजों की बेंच के अंतरिम आदेश में संशोधन किया गया है। कोर्ट ने सभी राज्यों को पक्षकार बनाया है। स्ट्रीट डॉग्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई, जिसका फैसला आया। कोर्ट ने 2 जजों की बेंच के अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए सभी राज्यों को भी पक्षकार बनाया है। तो एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 जजों की बेंच के अंतरिम आदेश में संशोधन हुआ है, वहीं सभी राज्यों को इसमें पक्षकार बनाया गया है। वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के बाद कुत्तों को वापस छोड़ा जाए, ये भी कहा गया है। तो आवारा कुत्तों को लेकर के जिस तरह से मामला लगातार गरमाया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट ने सभी राज्यों को पक्षकार माना है। राज्यों को भी पक्षकार इस मामले में बनाया गया और उसके साथ साथ 2 जजों की बेंच के अंतरिम आदेश में भी संशोधन किया गया है। रेबीज से ग्रसित और कटखने कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, यानी कि वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के बाद कुत्तों को वापस छोड़ा जाएगा, लेकिन जो कुत्ते रेबीज से ग्रसित होंगे या कटखने कुत्तों की श्रेणी में आएंगे, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल से अलग हाई कोर्ट में ऐसे लंबित मामलों के बारे में भी जानकारी मांगी है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 जजों की बेंच के अंतरिम आदेश में संशोधन किया गया है। लगातार ये मामला गरमा रहा था। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाया जाए या नहीं, उसको लेकर के लगातार सुनवाई चल रही थी और ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया की बात की जाए या तमाम अलग अलग राज्यों की बात की जाए, ये ज्वलंत मुद्दा लगातार हर किसी के जहन में था। सोशल मीडिया पर भी हम इस पर लगातार बहस होती हुई देख रहे थे, जिसको लेकर के आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इससे पहले आपको बता दें कि कोर्ट ने पिछले सप्ताह भी सुनवाई की थी और उस दौरान आदेश भी सुनाया गया था। आपको बताएं कि सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के लिए अलग से शेल्टर होम बनाए जाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, उसके तहत कोर्ट ने सभी राज्यों को पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने सभी राज्यों को पक्षकार बनाने के साथ ही जो 2 जजों की बेंच के अंतरिम आदेश थे, उसमें भी संशोधन किया है। तो आपको बताएं कि कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हुई थी और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 3 जजों की बेंच की तरफ से, जिसमें कहा गया कि स्ट्रीट डॉग्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट किस तरह से नजरिया रखता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, रेबीज से ग्रसित और कटखने कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सभी राज्यों को भी पक्षकार बनाया जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सेक्रेटरी जनरल से अलग से हाई कोर्ट में ऐसे लंबित मामलों के बारे में जानकारी भी मांगी है। तो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां हम लगातार देख रहे थे कि स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के दिल्ली एनसीआर के साथ साथ तमाम अलग अलग जगहों के भी
मामले सामने आ रहे थे, जहां पर ये एक लंबी बहस छिड़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह भी सुनवाई की थी और उसके बाद आज भी 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया, जिसमें सभी राज्यों को पक्षकार बनाया जाए। 2 जजों की बेंच का जो अंतरिम आदेश था उसमें संशोधन किया गया। 3 जजों की बेंच की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सभी राज्यों को भी इसमें पक्षकार बनाया जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने 2 जजों की जो बेंच का आदेश था उसमें भी संशोधन किया है। आपको बताएं कि कोर्ट के इस नए आदेश में स्ट्रीट डॉग्स के वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के बाद उन्हें वापस छोड़ने की बात कही गई है। हालांकि इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह भी जोड़ी गई है कि जो रेबीज से ग्रसित कुत्ते होंगे या फिर कटकने कुत्ते होंगे, यानी कि जो लगातार बार बार लोगों पर हमला करते हैं, काटते हैं, ऐसे कुत्तों को स्टरलाइजेशन या वैक्सीनेशन के बाद भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से ये एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त लगातार हम देख रहे थे कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों की बात करें, लगातार मामले सामने आ रहे थे जिसमें लोग कुत्तों के डॉग बाइट के मामले से पीड़ित थे। बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, लगातार जिस तरह से कुत्ते हमला कर रहे थे उसको लेकर के मीडिया रिपोर्ट्स के बाद एक स्वतः संज्ञान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह भी इस पूरे मामले पर सुनवाई की थी। उसके बाद 3 जजों की बेंच ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो अलग अलग राज्य हैं उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें यह भी कहा गया है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो गली के कुत्ते हैं, उनका वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, स्टरलाइजेशन किया जाना चाहिए और उसके बाद उन्हें वापस छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन उसमें एक बात और ये भी जोड़ी गई है कि यदि रेबीज से ग्रसित कोई कुत्ता है या फिर वो कटकना यानी कि उसकी तासीर लोगों पर लगातार अटैक करने की है, काटने की है, तो उसे स्टरलाइजेशन किया जाए, वैक्सीनेशन किया जाए, लेकिन उसके बावजूद उसे नहीं छोड़ा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जो आपको हम लगातार बता रहे हैं, जो एक ज्वलंत मुद्दा लगातार छाया हुआ है। चाहे सोशल मीडिया की बात की जाए, मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए, ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो ये और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 3 जजों की बेंच का फैसला आया है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कौन कौन सी बातें और भी इस फैसले में जुड़ी गई हैं? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में संशोधन कर दिया है और जो बड़े बदलाव किए हैं वो पहला बदलाव ये कि जब जस्टिस पारदीवाला की 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि जितने दिल्ली और दिल्ली के आसपास शहरों के नगर निगम है वैसे कुत्तों को पकड़ें और शेल्टर होम्स पे शिफ्ट करें। लेकिन आज एक बड़ा बदलाव करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि इन स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने के बाद उनको टीकाकरण करने, वैक्सीनेशन करने के बाद इनको वापस उसी कम्युनिटी में छोड़ा जाए जहां से उनको उठाया गया था। यानी स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करने के बाद इन्हें शेल्टर होम्स में ना भेजा जाए बल्कि इन्हें उन्हीं इलाकों में वापस छोड़ दिया जाए जहां पर वो आमतौर पर रहते हैं। हालांकि कोर्ट ने एक बात और कही कि जो कुत्ते रेबीज से ग्रस्त हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा और जो आक्रामक जिनका व्यवहार रहा है कुत्तों का, यानी वो उनको डॉग बाइट की घटना में पाए गए हैं लिप्त, तो ऐसे कुत्तों को ना छोड़े नगर निगम। लेकिन जो आमतौर पर कुत्ते कम्युनिटी में रहते हैं वहां पर उनको फीड किया जाता है, ऐसे कुत्तों को केवल वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन करने के बाद वापस उसी कम्युनिटी में, उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाए। और दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि जो पहला सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, अंतरिम आदेश, वो केवल दिल्ली एनसीआर के लिए था, लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि ये देशव्यापी समस्या है, इसीलिए हम बाकी राज्यों को भी इस मामले में नोटिस कर रहे हैं, उनको भी सुनेंगे, उनकी क्या दलीलें हैं इस पर उनको भी सुना जाएगा और इसीलिए इस पे सभी जितने भी राज्य हैं उनको अपना जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को। और साथ ही कोर्ट ने अपने सेक्रेटरी जनरल को, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सेक्रेटरी जनरल को ये कहा है कि वो इस तरह के जो मिलते जुलते मामले अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित हैं, स्ट्रे डॉग्स या डॉग बाइट से जुड़े हुए, उनका सारा ब्यौरा इकट्ठा करें। यानी सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में आगे सुनवाई करेगा। जो अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित मामले हैं उनको पूरी उम्मीद इस बात की है कि कोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर लेगा। एक बात कोर्ट ने और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये कही संध्या कि जो फीड कराते हैं पब्लिक में लोग, उसको लेकर के कोर्ट ने अपनी आपत्ति जताई और कोर्ट ने कहा कि निगम जो है वो एक विशेष जगह की पहचान करेगा, चिन्हित करेगा जहां पर आप स्ट्रे डॉग्स को खाना दे सकते हैं। यानी ये जो एक समस्या ये है कि सोसाइटीज में और कॉलोनीज में डॉग फीड की जो अक्सर शिकायतें आती हैं कि वहां पर इस वजह से कुत्ते और ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, उसको भी एड्रेस करने की कोर्ट ने कोशिश की और निगम को ये बोला है, नगर निगमों को ये बोला है कि वो जगह चिन्हित कर दें जहां पर ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराने के लिए लोग वहां पर खाना दे सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात ये कही है कि जो कोर्ट का ये इंटरिम ऑर्डर है
इसमें अगर कोई भी व्यक्ति उसमें दखल डालता है, यानी नगर निगम की कार्रवाई में बाधा डालता है, तो ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर व्यक्ति कोई इस तरह की हरकत करता है, नगर निगम के काम में बाधा डालता है, तो उस पर 25,000 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है। और अगर कोई एनजीओ इस तरह की कोई रुकावट डालेगा तो उससे 2 लाख रुपए तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बात भी कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में जोड़ी है और आगे आने वाले दिनों में विस्तार से कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और राज्यों की दलीलों को भी सुनेगा। विकास, यानी कि सरल भाषा में अगर इसको ये समझा जाए कि राज्यों की जो तमाम जिम्मेदार संस्थाएं, यानी कि नगर निगम हो या अन्य संस्थाएं हो, उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो गली के कुत्ते होंगे, स्ट्रीट डॉग्स होंगे, उनके स्टरलाइजेशन करने की, उनके वैक्सीनेशन करने की, और उसके बाद ही उन्हें बाहर छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल संध्या, यही एक अभी हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के आने से पहले की व्यवस्था ही यही है। इसको लेकर के बाकायदा अलग अलग स्टेट्स के अपने एक्ट हैं, अपने कानून हैं, जिनमें ज्यादातर में यही प्रावधान है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए, उनका स्टरलाइजेशन किया जाए ताकि उनकी आबादी बेतहाशा ना बढ़े और वापस उन्हें उसी कम्युनिटी में छोड़ दिया जाए। ये एक मानवीय तरीका है डॉग पॉपुलेशन पर कंट्रोल करने का। इस तरह से कुछ जगहों पर इसमें ये देखा गया है कि वाकई में आबादी घटी भी है स्ट्रीट डॉग्स की, जहां पर वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन किया गया है। तो ये बाकायदा जिम्मेदारी थी पहले से नगर निगमों की, लेकिन इतनी घटनाएं जो बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, तो ये बात भी कोर्ट में सामने आई कि नगर निगम इन रूल्स को असल में फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। फंड्स के साथ कोर्ट ने भी कहा कि फंड्स कहाँ जाते हैं हमें नहीं मालूम, इसके लिए फंड्स भी हैं एनिमल हस्बेंड्री विभाग के और अलग अलग नगर निगमों के, लेकिन उनका क्या इस्तेमाल हो रहा है इस पर भी कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। तो वही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से लागू करवाई है जो कि पहले से कानून में है। हालांकि जो बाधा डालने वाली बात है कि एनसीडी के कामकाज में या अलग अलग नगर निगमों के कामकाज में बाधा डालेगा कोई स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने के, तो उन पर जुर्माने की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से जोड़ी है और फिलहाल ये एक अंतरिम आदेश अमल में रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट विस्तार से सभी राज्यों को सुनकर एक स्थायी समाधान और एक अंतिम फैसला इस मामले में ना देंगे। बिल्कुल विकास, यानी कि जो एनजीओ है उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर इंगित किया गया है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। हो सकता है आप पशु प्रेमी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप समाज में जिस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको भी ध्यान में रखिए, और शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर तल्ख टिप्पणी भी की है एनजीओ के लिए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक चीज यहाँ पर हमने जो देखी वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट का 2 जजों का फैसला आया था तो उसके विरोध में जो प्रदर्शन हुए उसमें कई जगह पर बहुत ही हिंसा की कोशिश की गई, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया गवर्नेंस के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ या जुडिशरी के खिलाफ। तो इस तरह का बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर भी हमें देखने को मिला जो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे। हालांकि कोर्ट ने इस बात को समझा कि जो आपत्तियां हैं ऐसे संगठनों की और ऐसे लोगों की, उनमें कुछ तथ्य हैं। मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉग शेल्टर्स नहीं है, ऐसे में इन स्ट्रीट डॉग्स को कैसे रखा जा सकता है, हजारों को जिनके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इन दलीलों को कोर्ट भी समझता है, लेकिन अब जो एक अंतरिम व्यवस्था दी है जिसमें कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आप स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने के बाद कहीं शेल्टर होम में नहीं रखेंगे, उनको शहर से बाहर नहीं निकालेंगे, आप उनको वापस उसी जगह छोड़ेंगे जहां से आपने उन स्ट्रीट डॉग्स को उठाया था। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया है कोर्ट ने अपने आदेश में और एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है डॉग लवर्स को और एनजीओ को। अब कोर्ट ये चाहता है कि जो ये व्यवस्था है कम से कम इसमें कोई दखल अंदाजी ना करे, क्योंकि जो चिंताएं लोगों की थी, डॉग लवर्स की थी या एनजीओ की थी, उनको कोर्ट ने बाकायदा एड्रेस किया है। और जहां तक ये एक बड़ी समस्या है फीड कराने का, तो उसको लेकर के भी कोर्ट ने कहा कि इसके लिए एक निश्चित जगह होनी चाहिए जो नगर निगम तय करेगा, यानी कॉलोनीज में, सोसाइटीज में लोग अपनी मर्जी से कहीं पर भी स्ट्रीट डॉग्स को फीड ना कराएं, इंतजार करें, नगर निगम नोटिफाई करेगा कि किन किन जगहों पर फीडिंग पॉइंट्स हैं ऐसे स्ट्रीट डॉग्स के लिए और केवल वहीं पर आप उनको खाना दें, ताकि ये जो कुछ जगहों पर हमने देखा है कि स्ट्रीट डॉग्स की आबादी बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ जाती है, कंसंट्रेट बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर लोग लगातार फीड कराते हैं ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए अंतरिम आदेश में कोर्ट ने ये व्यवस्थाएं दी। जी विकास, इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या नगर निगमों के लिए कोई समय निश्चित किया गया है जिसके दौरान वैक्सीनेशन किया जाए, स्ट्रीट डॉग्स का स्टरलाइजेशन किया जाए, एक तय समय, एक तय मियाद के आधार पर? देखिए, इसमें क्योंकि कोई बड़ा बदलाव कोर्ट ने नहीं किया है, ये नगर निगमों की जिम्मेदारी है, ये दायित्व है उनका, इसीलिए उनको कोई अलग से कोई बड़ा टाइमलाइन उनके लिए फिक्स नहीं की गई है कि जैसे पिछले आदेश में हम देखें तो उसमें समय दिया गया था, क्योंकि डॉग शेल्टर्स नहीं थे और शेल्टर्स बनाने के लिए तैयारियों के लिए एक बाकायदा 8 हफ्ते का समय दे दिया गया था। लेकिन ये जो आज कोर्ट का डायरेक्शन है, ये सीधे सीधे एक तरीके से म्यूनिसिपैलिटीज को उनकी ड्यूटी याद दिलाई है कोर्ट ने। तो इसमें उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि उनको कोई
कुछ समय बाद इसको लागू करना है। जैसे ही ये आदेश जारी होता है औपचारिक तौर पर, अमल में इसको लाना है नगर निगमों को और तुरंत ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ के वैक्सीनेशन करा के, स्टरलाइजेशन करा के वापस कम्युनिटी में छोड़ना है। और ये भी सुनिश्चित करना है कि ऐसे स्ट्रीट डॉग्स जिनको रेबीज है या जो आक्रामक जिनका व्यवहार रहा है लोगों के प्रति, ऐसे कुत्तों को वापस ना छोड़ा जाए। विकास, हाईकोर्ट का भी इसमें जिक्र किया गया है कि हाईकोर्ट में जो इस तरह के लंबित मामले हैं उनकी भी जानकारी मांगी गई है। इसको किस तरह से देखते हैं, यानी कि सभी राज्यों को जब पक्षकार बनाया गया है तो इसमें हाईकोर्ट का रोल भी आ जाता है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अलग अलग हाईकोर्ट में भी इस तरह के मामले आते रहे हैं और खासतौर से जैसे हमने ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला का जो आदेश आया था जिसमें डॉग शेल्टर्स में ही इनको परमानेंट शिफ्ट करने की बात कही गई थी, उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसी ही टिप्पणियां की और इसी तरह का डायरेक्शन ये कहा था कि आपको सीखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर से और आप लोग भी इसको ऐसे ही लागू करें। हाल ही में हमने राजस्थान में ये बात देखी कि जयपुर में भी इस तरह के इनिशिएटिव शुरू किए गए कोर्ट की तरफ से कि स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम पे शिफ्ट किया जाए। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी होगी सुनवाई की, कि अलग अलग हाईकोर्ट अलग अलग आदेश दें, उससे भी एक आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें व्यवधान होगा। इसीलिए कोर्ट ने ये कहा है कि समस्या दिल्ली एनसीआर की नहीं है, केवल ये देशव्यापी समस्या है। सभी राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी इसमें अब पार्टी बनाया है कोर्ट ने, उनको अपनी बातें रखनी होंगी कि उनका क्या विचार है, क्या वो इस परिपाटी से सहमत हैं या वो और कुछ बदलाव चाहते हैं। और इस बीच में जो हाईकोर्ट में लंबित मामले हैं इस तरह के, बिल्कुल इसी नेचर के, उनका ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल जुटाएंगे। उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में एक आदेश दे करके जितने भी लंबित मामले हैं हाईकोर्ट के उनको अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से महत्वपूर्ण खबर साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि स्ट्रीट डॉग्स से जुड़ा हुआ जो मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई और साफ तौर पर फैसला लिया गया जिसमें सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि स्ट्रीट डॉग्स के वैक्सीनेशन और उनके स्टरलाइजेशन के बाद उनको वापस छोड़ा जाए। इसके साथ ही समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।